नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। आज हम इसके समाज, कला, अर्थव्यवस्था और तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शहरों की बात करते हैं। इनकी योजना तो कमाल की थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, शहरों की जो योजना थी वो वाकई अद्भुत थी। ज्यादातर शहरों में दो मुख्य हिस्से दिखते हैं। एक ऊंचा क्षेत्र, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहा गया है, ये शायद किलेबंद होता था और यहाँ महत्वपूर्ण इमारतें या शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जहाँ आम लोग रहते थे। ये दिखाता है कि एक तरह का नियोजन तो था। और साफ सफाई का भी जिक्र आता है अक्सर। जी हाँ, स्वच्छता पर बहुत ध्यान था। ढके हुई नालियां थीं जो सड़कों के किनारे बनी थीं। घरों में अपने स्नानागार होते थे। और वो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। ये सब देखकर लगता है कि कोई ना कोई नागरिक प्रशासन जरूर रहा होगा जो इन सब चीजों की देखरेख करता था। अच्छा, तो ये तो हुई शहर की बात। समाज कैसा था उस वक्त? क्या सब लोग एक जैसे थे या कुछ वर्ग वगैरह थे? ऐसा लगता है कि समाज में कम से कम 3 स्तर तो रहे होंगे। एक तो शासक वर्ग या जो भी अभिजात वर्ग था, जो शायद गढ़ में रहता था। फिर थे धनी व्यापारी और कुशल कारीगर। और तीसरे स्तर पर शायद मजदूर वर्ग आता था। ये अंदाजा कैसे लगता है? ये उनके घरों के आकार, वो कहाँ बने हैं, और यहाँ तक कि जो कब्रें मिली हैं उनमें दफनाने के तरीकों और साथ मिली चीज़ों से भी कुछ अंतर दिखाई देता है। ये उस समय की सामाजिक जटिलता को दिखाता है। और कला के क्षेत्र में क्या खास मिला है? मैंने पढ़ा है वो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति के बारे में। हाँ बिल्कुल, कला के नमूने भी बेहतरीन हैं। पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जैसे आपने कहा पुजारी राजा या दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। फिर कांसे की बनी वो नर्तकी की मूर्ति भी है। हाँ, वो भी काफी मशहूर है। जी। और मिट्टी की बनी छोटी मूर्तियां, खासकर नारी मूर्तियां बहुत मिली हैं। और हाँ, मोहरें, हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं। ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टेटाइट नाम के नरम पत्थर की बनी है। इन पर जानवरों की, इंसानों की और कुछ काल्पनिक आकृतियों की उकेरन है। ये मोहरें तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, है ना? इनसे उनके धर्म या विश्वासों के बारे में क्या पता चलता है? खासकर वो पशुपति वाली मोहर। हाँ, ये मोहरें और मूर्तियां उनके धार्मिक जीवन की झलक देती हैं। जैसे वो एक मोहर है जिस पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है, उसके चारों ओर जानवर हैं। इसे कई विद्वान आदि शिव या पशुपति का रूप मानते हैं। हालांकि ये व्याख्याएं हैं। अच्छा। और जो मिट्टी की नारी मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, उनसे मातृ देवी या उर्वरता की देवी पूजा का अनुमान लगाया जाता है। तो क्या सिर्फ देवी देवताओं की ही पूजा होती थी या प्रकृति की भी? लगता है प्रकृति पूजा का भी महत्व था। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ की आकृतियां हैं। कुछ जानवरों जैसे कुबड़ वाले बैल को शायद पवित्र माना जाता था। और जैसा हमने पहले कहा, वो विशाल स्नानागार, हो सकता है उसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए होता हो। पानी का महत्व तो रहा ही होगा। ये सब काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। इतने बड़े शहर, इतनी व्यवस्था, ये सब चलता कैसे था? क्या आधार था अर्थव्यवस्था का? देखिए, अर्थव्यवस्था काफी मजबूत और विविध लगती है। कृषि तो मुख्य आधार थी ही। वो लोग गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उगाते थे। शायद हल का प्रयोग भी करते थे। अच्छा। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। लेकिन व्यापार का बहुत बड़ा रोल था। व्यापार? किस तरह का व्यापार? अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का। हमें लोथल जैसी जगहों पर बंदरगाह या डॉकयार्ड के सबूत मिले हैं। मानकीकृत बाट और माप मिले हैं जो तौलने के काम आते होंगे। और वो हजारों मुहरें शायद व्यापार में पहचान या गारंटी के लिए इस्तेमाल होती थी। तो व्यापार कहाँ-कहाँ तक होता था? काफी दूर तक। मेसोपोटामिया, आज का इराक, मध्य एशिया, शायद ओमान और बहरीन तक उनके व्यापारिक संपर्क थे। वो यहाँ से शायद अनाज, कपड़ा और तैयार माल बेचते थे और वहां से कीमती पत्थर, धातु वगैरह मंगाते थे। क्या वो सिक्के इस्तेमाल करते थे? नहीं, सिक्कों का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। चीजों की अदला बदली। समझ गई। और ये सब करने के लिए, व्यापार, शहर बनाना, इसके लिए तकनीक भी तो चाहिए होती है। बिल्कुल। तकनीकी रूप से कितने उन्नत थे वो लोग? तकनीक में भी वो पीछे नहीं थे। परिवहन के लिए उन्होंने पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिसके खिलौने मिले हैं।
शायद बैलगाड़ी रही होगी। नावों का भी प्रयोग करते थे, जो नदियों और समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए जरूरी था। और धातु का काम? हाँ, धातु विज्ञान में माहिर थे। तांबा और कांसे को गलाकर औजार, बर्तन, गहने और मूर्तियां बनाते थे। सोना चांदी के गहने भी मिले हैं। मनके बनाने की कला में तो वो कमाल के थे। मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बनाते थे। चाक पर बने हुए, अक्सर उन पर डिजाइन भी होते थे। और वो ईंटें, कहते सब एक ही साइज की होती थी। बिल्कुल, मानकीकृत पक्की ईंटों का इस्तेमाल और शहरों में पानी निकासी की जो उन्नत व्यवस्था थी, वो उनकी इंजीनियरिंग कुशलता का बड़ा सबूत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित शहरी समाज था। सुनियोजित शहर, एक तरह की सामाजिक व्यवस्था, बेहतरीन कला, दूर दूर तक फैला व्यापार नेटवर्क और उस समय के हिसाब से काफी उन्नत तकनीक। हाँ, बिल्कुल सही। और इन सब पहलुओं को समझना हमें दक्षिण एशिया में शुरुआती शहरीकरण और सांस्कृतिक विकास की नींव को समझने में मदद करता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका पतन कैसे हुआ, करीब 1800 ईसा पूर्व के आसपास, ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, शोध का विषय है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस महान सभ्यता की कौन सी विरासत, कौन सी चीजें, शायद कुछ धार्मिक विचार, कुछ तकनीकी ज्ञान या सामाजिक रीति रिवाज बाद की भारतीय संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में जिंदा रहीं, ये एक दिलचस्प सवाल है।